कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। इंडिया ने ये प्रूव किया है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इलेक्शन हुआ उसने ये साबित किया है कि इंडिया की जमहूरियत को कोई नहीं हिला सकता। इंडिया को मुबारकबाद, भारत को मुबारकबाद, इंडियन नेशन को कॉन्ग्रेचुलेशंस और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद कि अब उनको थर्ड टर्म मिल गई है। भारत के नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ही हैं और नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने अपनी भरपूर और अपनी पार्टी की पूरी कोशिश के बाद इतनी सीट्स हासिल कर ली हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम नजर डालते हैं सीट्स पर तो आप चाहे जो मर्जी कह लें और ये जो एक हाहाकार मची हुई है इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, लेकिन नतीजा ये निकला है, रिजल्ट ये निकला है कि हुकूमत बनाने जा रही है बीजेपी। बीजेपी सरकार बनाने लगी है। सरकार जो बनेगी वो बीजेपी लेड अलायंस की बनेगी, यानी कि एनडीए की हुकूमत बनने लगी है और इस सरकार के प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी साहब। तो नरेंद्र मोदी साहब ने थर्ड टर्म हासिल कर ली तो जालिमों मोदी आ गया है, ये बात सच साबित हो गई है। अब ये जो मैंने बात कहा कि जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात कर लेते हैं। देखिए, अभी कुछ देर पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से और खरगे साहब से कई बार ये सवाल किए गए जर्नलिस्टों की तरफ से कि क्या आप ऑपोजिशन में बैठेंगे या आप कुछ कोशिश करेंगे हुकूमत बनाने की। तो राहुल गांधी ने 3-4 सवालों के जवाब में भी एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ हम कोशिश करते हैं या हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि इसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते क्योंकि देखिए हमने अलायंस के साथ मिलकर लड़ा है, ये तो कल जब मीटिंग होगी हम अलायंस के साथ बैठेंगे, फिर उसके बाद उस मीटिंग के बाद ये फैसला किया जाएगा। तो बात ये है कि वो ये कह सकते थे कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा सोच सकते हैं या हम ऐसा सोच रहे हैं लेकिन हम ये फैसला आपको कल बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी का जो जेस्चर्स थे उससे भी मुझे ऐसा ही लगा है और जो इस वक्त रियलिटी नजर आ रही है, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है सीट्स की, उससे भी ये हकीकत सामने है कि सरकार बीजेपी ही बनाएगी। ममता बनर्जी ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए और देखें कि उनको ये एक जो वो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। और मुझे कुछ ऐसे ही लगा कि जैसे आप वो तरले मिनते करके पांव पकड़ के कोई चीज लेने की कोशिश करते हैं कि पाए ना करो, छड़ दो, इंज ना करो। तो फिर ये देख लीजिए कि वो अगर ममता बनर्जी या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी साहब या उनकी पार्टी को ये कहेंगे कि भाई देखिए ठीक है सीट्स आपकी ज्यादा हैं और आप ही का हक है हुकूमत बनाने का, और जो फैक्ट्स नजर आ रहे हैं, जो फिगर्स हमारे सामने आए हैं, जो डिजिट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि एनडीए हुकूमत बनाएगी। लेकिन हमारी आपसे ये दरखास्त है कि क्योंकि आपने अपना इतना हाई स्टैंडर्ड रखा था, कि बीजेपी ने अपना इतना हाई स्टैंडर्ड रखा था कि 400 पार, तो देखिए आप 400 पार नहीं कर सके तो बस अब ये आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब इसके नुकसान में हुकूमत हमें बनाने दें। तो भाई आगे से नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी ने कहना है आपको कि आपने आगे से ये कहना है फिर हसीना ही समझिए, उनकी शक्ल देख के आपने कहना है फिर हसीना ही समझिए। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ क्योंकि हमारे सामने, चलें जरा कुछ सीटों पर बात कर लेते हैं। हमारे सामने इस वक्त जो डिजिट्स आपको हम बताते रहे इससे पहले अपनी ट्रांसमिशन में और जो आपके सामने मीडिया के जरिए आ रहे हैं वो तो अपनी जगह पर, उससे भी यही पता चलता है कि बीजेपी जो है उस वो 300 के करीब पहुंची हुई है, जबकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस अलायंस है, वो 232 के करीब पहुंचा हुआ है। तो एक तो ये कि ये पार होना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा जितना मर्जी जोर लगा लें। अगर थोड़ी बहुत वो ज्यादा हो भी जाती हैं तो तब भी जाहिर है कि उसके साथ कुछ ना कुछ सीट्स तो बीजेपी भी बढ़ेंगी। इस वक्त मेरे सामने जो डेटा है जरा मैं आपको भी दिखाई देती हूँ, इस पे भी एक नजर डाल लीजिए। टीवी पर जो डेटा दिखाया जा रहा है उसके अलावा आप जरा जाकर जो एग्जैक्टली इसकी साइट्स हैं जो डेटा बताती हैं सही, उसको कैलकुलेट करके तो जब आप देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि बीजेपी अलायंस जो 239 सीट्स 94 वो जीत चुके हैं
और 145 पर वो लीड कर रहे हैं और उन्होंने खोई हैं 20 सीट्स। कांग्रेस 99 सीट्स, 38 वो जीत चुके हैं, 61 पर वो आगे हैं और उन्होंने 20 सीट्स गेन की हैं। जाहिर है कि जब 20 सीट्स बीजेपी ने हारी तो वो गेन कर ली इंडिया अलायंस ने। और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी जो है उसकी 38 सीट्स बताई जा रही हैं, 6 वो जीत चुके हैं और 32 पे वो आगे हैं, जबकि उन्होंने 5 सीट्स गेन की हैं। अगर हम सिर्फ इन 3 पार्टियों को लेकर ही आगे चलें तो इसमें भी आपको ये पता चल रहा है कि कहाँ बीजेपी की 239 सीट्स और कहाँ कांग्रेस की 99 सीट्स। अगर ये 99 सीट्स में 38 समाजवादी पार्टी की सीट्स भी मिला लें तो तब भी आपकी 139 सीट्स बन रही हैं। और उसके बाद जो बीजेपी है वो अगर अपने किसी पार्टी के साथ सीट्स मिला लेता है तो उसकी भी बढ़ जाएंगी, किसी और पार्टी को मिलाकर उसकी भी सीट्स बढ़ जाएंगी, उसकी ऑलरेडी 239 है। तो ये हमें रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि ये बात अपनी जगह पर है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने खुद ही एक इतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिए थे कि 400 पार, तो उसके बाद क्योंकि वो 400 पार नहीं हो सका। और ये भी अपनी जगह पर है कि कुछ अपसेट है। भाई अपसेट तो इतना है कि आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और किस बुरे तरीके से क्रैश की है कि मैं तो वो फिगर देखकर ही हैरान थी। कहा गया कि ये तो ब्लड बात है, स्टॉक मार्केट के साथ वो हुआ है जो कत्लो गारतगरी हुई है, तो इसमें तो आज तक इतना बड़ा फॉल एकदम से कभी आया ही नहीं। और साथ ही फिर ये भी सवाल उठ रहा था कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आ जाए तो क्या बनेगा स्टॉक मार्केट का या कारोबार का या इंडिया के कारोबार का क्या बनेगा। तो देखिए इसके अंदर असल में जो कारोबारी लोग हैं, जो स्टॉक मार्केट है, वो कंटिन्यूटी को देखती है। वो ये देखती है कि जैसे मैंने ये पैटर्न सेट किया था कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आएगी और नरेंद्र मोदी 400 पार करेगा। कारोबारी हजरात को पता चल जाता है कि कारोबार बढ़ रहा था क्योंकि पॉलिसीज वैसी थी और हमारे लिए वो वाली पॉलिसीज बहुत अच्छी थी। अब वो पॉलिसीज नहीं रहेंगी क्योंकि ये तो पता ये चल रहा है कि जिनकी वो पॉलिसीज थी वो तो हुकूमत अब अगर नहीं आएगी तो क्या होगा। देखें कितनी दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है वो जो आमिर लियाकत कहा करते थे। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस हारी है और वो ये फील कर रहे हैं कि वो जीते हैं और नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पार्टी, उनका अलायंस जीता है, लेकिन वो अपने हाई स्टैंडर्ड्स की वजह से ये फील कर रहे हैं कि वो हारे हैं या वो उस तरीके से नहीं जीत पाए। तो जो जनता है, जो अवाम है, उसने तो वो कर दिया जो करना था, उसने यही करना था। तो देखिए अवाम, वो कहते हैं ना कि जो वो करना चाहते हैं कर देते हैं। अवाम के बलबूते पर ही तो जमहूरियत टिकी होती है और जमहूरियत के बलबूते पर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और इलेक्शंस होते हैं। तो अवाम जो है उसने अपना ट्रस्ट जिसमें शो करना था वो कर दिया और उसने किसमें किया? उसने बीजेपी में किया, उसने नरेंद्र मोदी के अलायंस में किया। लेकिन जो कांग्रेस है उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ट्रस्ट उसके ऊपर किया गया है। इसकी वजह क्या है कि कांग्रेस जमीन से उठकर कुछ ऊपर आ गई है। बल्कि कांग्रेस के लिए तो ये जमीन से उठकर आसमान पर जाने की बात है ना, अगर आप इसको देखें। और 400 पार का अगर आप स्टैंडर्ड रखें तो आप कहेंगे कि हम तो भाई आसमान से उतर के जमीन पर आ गए। ये है असल में वो दिलचस्प सूरत हाल जो इस वक्त हो रही है, जिसको लोग सही तरीके से समझ नहीं पा रहे या एकदम से समझे नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ रही है कि हुआ क्या है। तो बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी ना अपने इतने ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स नहीं रखने चाहिए कि फिर खुद ही मुश्किल पड़ जाए कि पाना की हो गया जाए। तो बहरहाल अब हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत बनेगी। अब इसके अंदर एक और हम जरा एंगल पे बात कर लेते हैं और वो ये है कि जाहिर है कि पार्टियों को अपने साथ मिलाना होगा इसके अंदर और उनको बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स करवानी पड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हुकूमत बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा तगोदो करनी पड़ेगी और वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है बहुत। लेकिन अगर कोई आप बहुत ही अच्छी अच्छी पेशकश कर दें, कह दें आपको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, आपको नेशनल एडवाइजर बना देते हैं, आपको ये बना देते हैं, तो फिर जाहिर है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास 12 सीटें हैं, जिनके पास 15 सीटें हैं, वो कहेंगी हाँ जी ठीक है हम आपके साथ मिल जाते हैं। तो जाहिर है कि इस तरह की जो सिचुएशन में हर पार्टी को करना पड़ता है और वो
अब नरेंद्र मोदी की पार्टी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी दफा वजीर आजम बनने लगे हैं। उन्होंने ये टर्म हासिल कर लिया है, अब फोर्थ टाइम भी वही है। आप देखेंगे कि चौथी बार भी बीजेपी ही आने लगी है। राहुल गांधी साहब का ये जो था मौका कि उनकी पार्टी जमीन से कुछ ऊपर उठ गई, तो ये बड़ा अच्छा मौका था कि वो इसमें अगर कुछ और सीट्स ले लेते, थोड़ा सा बराबर अगर वो और आ जाते, तो शायद उनकी जिंदगी में वो वजीर आजम बनने का अपना ख्वाब जो है वो उनका पूरा हो जाता। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी ना वो चूक कर दी, वो ये कि वो वाली सीट्स हासिल नहीं कर पाए, उतनी सीट्स नहीं ले पाए कि वो ख्वाब देख सकते, या उस ख्वाब को जो उन्होंने देखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर बनने का, उसको वो रियलिटी में ला सकते। ऐसा नहीं हो पाएगा। और इससे अगली जो टर्म है वो मैं नहीं समझती कि कांग्रेस को मिलेगी। अब ये वाली टर्म बीजेपी को मिलने के बाद, ये भी आज आप लिख लें, मैंने आपको पहले कहा था ना कि जालिमो मोदी आ रहा है। मोदी आ गया और मोदी धड़ल्ले से आया है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि जो हालात और वाकयात पैदा कर दिए गए थे अपने, कुछ ऐसे कहते हैं ना कि हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे, हम पहाड़ उखाड़ देंगे, हम इस वजह से जो है ये सूरत हाल पैदा हुई है। वरना मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब बड़ी अच्छी हुकूमत करेंगे। और वैसे भी जैसा कि हमने पहले भी कहा अपने पहले वाले प्रोग्राम में कि जो टफ ऑपोजिशन होती है वो तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी होती है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे इसमें ऐसा नहीं नजर आ रहा कि उनकी हुकूमत 6 महीने चलेगी या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि टर्म कंप्लीट करेगी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अब हम ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सोचा जा रहा है, तो जाहिर है पाकिस्तान में तो इस वक्त खुशी इस बात पर मनाई जा रही है कि अच्छा चलो बीजेपी जीत गई, लेकिन उतनी सीट्स तो नहीं ली ना जितनी उन्होंने कही थी। तो देखो देख लो, इन्होंने तो कहा था 400 सीट्स लेंगे, कोई भी नहीं ली। देख लो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भाई आपको ये खुशी मनाने से क्या होगा? ये खुशी मनाने से कोई फायदा नहीं होना पाकिस्तान पाकिस्तान के वजीर आजम को जैसे ही ये अनाउंस होता है और जो बीजेपी है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कह देती है कि हम हुकूमत बना रहे हैं, तो फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद देनी चाहिए। और जो मैंने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि ट्रेड रेट स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि आप ये ना सोचें कि वो जो हालात वाकयात हैं, पहले ताल्लुकात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, तो वो आगे बढ़ेंगे और आपसे सलाम दुआ करने की कोशिश करेंगे, बढ़ना आपको ही पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है, वो आगे बढ़ें और हाथ बढ़ाएं और रिलेशंस बेहतर कर लें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अब कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी ऊपर आई है, उठी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के अंदर ये एक सोच पैदा हो जाए कि ऐसा करते हैं कि अब कांग्रेस से मिलकर बीजेपी को जो है वो जरा लेट डाउन करते हैं। अगर तो आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की या आपने ऐसा कुछ सोचने की कोशिश की, तो मुझे नहीं लगता, मेरा अपना तज्जिया ये है कि इसका नुकसान होगा पाकिस्तान को, इसका फायदा होता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जो हुकूमत में होते हैं आप उनसे ताल्लुकात बढ़ा के फायदा कर सकते हैं। ऑपोजिशन वालों को आप जितना मर्जी चढ़ा दें, वो उन्होंने खुद ही जो है वो देख लेना। राहुल गांधी ने कितनी दौड़े लगाई हैं। राहुल गांधी साहब जो है उन्होंने मैराथन की है, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो बड़ी हैरान कुन है। मुझे तो उन बातों की समझ ही नहीं आई, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा कि ये इलेक्शन उन्होंने अपने इदारों के खिलाफ लड़ा है, और काफी और चीजें ऐसी कही कि जिसकी मुझे तो समझ नहीं आई। लेकिन हैरान कुन बात है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ऐसी बात करें। लेकिन जरा आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा, शायद आपको समझ आ जाए। तक आप हमारी मदद कर सकते थे, उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि खुद भी नहीं ये इल्म कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो उन्होंने बातें की हैं ये वो क्या कह गए हैं।
लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अपने मुताबिक जो है ये वाली बातें ठीक की हों। हर एक का अपना अपना नैरेटिव होता है, अपना अपना नुक्ता नजर होता है। लेकिन देखें ये, यानी आप एक सेकंड नंबर की पार्टी हैं, यानी जो पार्टी जीती उसके बाद आप आ रहे हैं और आपने जहां पर आप थे वहां से आपने बहुत अच्छी एक पोजीशन हासिल कर ली। तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये वाली बात कहना तो अजीब सी बात है कि आपने जुडिशरी के खिलाफ भी कर दिया, आपने इदारों के खिलाफ भी कर दिया, फौज के खिलाफ भी, एजेंसीज के खिलाफ भी, ये सब हर एक के खिलाफ आपने जो है इलेक्शन लड़े। तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ अपने लिए इलेक्शन लड़ा है। चलें, मेहनत उन्होंने भी बड़ी बहुत मेहनत की थी, बड़ी दौड़ें लगाई हैं राहुल गांधी ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस पे नहीं पहुंच सके कि इतनी सीट्स हासिल कर सके कि जिस पे वो प्राइम मिनिस्टर बन सके। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है आपको पता चल गया है। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर थर्ड टाइम आ रहे हैं। जालिमो, मोदी आ गया है। इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।